हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया था फर्स्ट वीडियो में, तो आप वहां से परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं और जितने भी टाइप के दशमलव प्रसार है वो सब मैंने उस वीडियो में अच्छे से आपको समझाए हुए हैं। तो आप वो वाला वीडियो देख लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसमें, तो आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना और उससे आगे के जो भी है संख्याएं वो अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो दो से विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। सम संख्याएं जो होती है ना, सम संख्याओं में इकाई का अंक अंक 2, 4, 6, 8 होता है। ठीक है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित होती है और सम संख्याओं में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होता है। 2, 4, 6, 8 पूरी सम संख्या है। ठीक है, अब दूसरा होता है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो दो से विभाजित नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया 3, 5, सबसे पहले 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, विषम संख्याओं में इकाई का अंक इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। ठीक है, विषम संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड, एक तो एक, ठीक है, और एक वो संख्या स्वयं होते हैं। तो वो संख्याएं वे संख्याएं
अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो दो गुणनखंड का मतलब है उस संख्या में केवल दो ही संख्याओं का भाग जाएगा, एक तो संख्या एक और एक उस संख्या खुद का, तो वो संख्या जो होगी वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, ठीक है। जैसे 2 है, 2 क्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी कैसी है, विषम है। सम संख्या अभाज्य सिर्फ एक ही है, वो है 2, ठीक है। सिर्फ केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। ये जो मैंने संख्या यहाँ लिखी है 2, 3, 5, 7, इन संख्याओं को अगर आप देखें तो इनमें एक का भाग तो सब में जाएगा, इसके अलावा इन संख्या सिर्फ खुद का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या जो है वो कैसी हुई, अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनके दो या फिर दो से अधिक भी कह सकते हैं, दो तो जनरली इसमें भी होते हैं, इसमें भी होता है, दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ले लें 10 हो गई, भाज्य हो गई, और 4 ले लो, 9 ले लो, कुछ ले लो, ये सारी संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। जिनमें एक और स्वयं तो होंगे ही गुणनखंड, इसके अलावा भी इनमें गुणनखंड होते हैं, संख्याओं का भाग जाता है। तो ये कितनी होगी, 4 संख्या होगी, सम संख्या, विषम, भाज्य और अभाज्य, ठीक। ये 4 संख्या हो गई। तो ये 4 संख्या ये हो गई है। और 9th वाली क्लास में मैंने वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या वो सब उसमें बताइए, उसमें से पढ़ लेना। और ये इसमें से। अब अपन नेक्स्ट करते हैं आगे, ठीक है। इसका सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं एक थ्योरम। क्या करेंगे, एक थ्योरम करेंगे। प्रमेय, प्रमेय का सबसे पहले अपन प्रमेय का लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखने से पहले इस थ्योरम को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या
भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय है, ठीक है। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में, इसका कहने का मतलब है कि गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में या फिर गुणनखंड भी कह सकते हैं। गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अब इसको समझाते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अपन अगर एग्जांपल से इस चीज को अपन समझते हैं। जैसे अपन ने एक कोई भाज्य संख्या उठाई, अपन ले लेते हैं 120, ये हो गई भाज्य संख्या। तो सबसे पहले भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अपन लिखेंगे, तभी देखिए कैसे ये वक्त होता है। अब देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। सबसे पहले इसमें देखिए 2 का भाग जा रहा है क्योंकि शून्य है, इकाई का अंक, तो अभी बताया 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 में 6 बार, 0 फिर से शून्य आ रहा है, 2 का जाएगा 3 टाइम शून्य, फिर 2 का जाएगा 15, फिर जाएगा 3 का 5, फिर जाएगा 5 का 1, ठीक है। तो अपने पास संख्या क्या थी 120, ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पे संख्याएं आई है वो सारी कैसी है, अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको पहले बताया था अभाज्य संख्या, क्या ये उस कंडीशन को फॉलो कर रही है। इसमें 1 और स्वयं का भाग जा रहा है, 1 और स्वयं का 1 और स्वयं का, यानी कि ये जो सारी संख्या है वो कौन सी अभाज्य है, लेकिन ये जो संख्या है वो भाज्य है। यानी कि इस भाज्य संख्या को इस अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि अगर अपन इसको वापस गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 24, 24 को 5 से 120 आ जाएगा, वापस क्या मिलेगा अपने को 120, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब 120 को ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि 120 इसके ही बराबर है। तो क्या हुआ, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अपन ने व्यक्त कर दिया तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये कहना चाह रहा है, नेक्स्ट लाइन में ये कहना चाह रहा है कि अब अपन इसको अपन ये भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं, या फिर
5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों का क्रम कोई आवश्यक नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड पहले 2 आएगा तो पहले 2 ही आएगा, पहले 3 भी आ सकता है। ये चीज ये चीज ये चीज और ये चीज, ये चारों ही चीज एक समान है। अपन ये लें तो भी सही है, ये लेंगे तो भी सही है, ये लेंगे तो भी सही है, ये लेंगे तो भी सही है। यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों का क्रम कोई मायने नहीं रखता है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्रम ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये गुणनखंड एक क्रम में ही आने चाहिए, किसी भी सीक्वेंस में अपन लिख सकते हैं। ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये स्टेटमेंट सबको समझ आ गया? ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है, सबको समझ आ चुका है? ठीक है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं HCF और LCM। HCF क्या होता है? टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। HCF क्या होता है? दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक LCM। HCF और LCM ये क्या चीज है? HCF और LCM ये क्या चीज है अपन देखते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, HCF और LCM को समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अपन ने जैसे कि एग्जाम्पल लिया 6, दो संख्या है और 20। ठीक है, ये है A और ये है B। एक संख्या है 6, एक है 20। अपन इसका क्या करेंगे, HCF और LCM निकालते हैं। HCF के सबसे पहले क्या होगा कि 6 का अपन को अभाज्य गुणनखंड करना है और 20 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार, और 20 का करेंगे तो 2 का जाएगा 10 बार, फिर 2 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो अब 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 इंटू 3। अभी हमने मेरे फंडामेंटल थ्योरम के अंदर बताया कि अभाज्य गुणनखंड कैसे रखते हैं अपन, 2, 2 और 5, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब अपन लिखेंगे HCF ऑफ 6 एंड 20। 6 और 20 का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर तो 1 है इंटू 3 की पावर भी 1 है। इसमें 2 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। अपन क्या करेंगे, HCF क्या होता है, इन दोनों संख्याओं में जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है ना वो लेना है। एक अभाज्य गुणनखंड ये 2 ही कॉमन है, 3 इसमें है, 3 इसमें है नहीं, तो क्या हुआ 2, ओनली फॉर 2 कॉमन है, तो क्या हुआ HCF इसका 2 हुआ, और 2 की पावर कितनी है 1, यानी कि ये वाला इसका HCF हुआ। तो क्या हुआ कि 6 और 20 में जो कॉमन गुणनखंड है उसकी निम्नतम पावर जो है वो क्या है, HCF है। ठीक है, और LCM क्या है, LCM है 6 और 20 का, 6 और 20 का LCM क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले ले लो, फिर जो बचे हुए गुणनखंड है वो भी ले लें। इसमें 3 बचा है तो 3 लेना है, इसमें 2 बचा है, उभयनिष्ठ वाला आ गया, एक बार आएगा, फिर ये बचा हुआ 2 है वो आएगा, बचा हुआ 5 है वो आएगा। तो ये क्या हुआ LCM, 6 and 20 का LCM 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि LCM क्या हुआ कि सारे अभाज्य गुणनखंडों के, सभी अभाज्य गुणनखंडों की हाईएस्ट पावर का गुणनफल, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात का गुणनफल। जैसे कि 2 है, 2 की उच्चतम घात इन दोनों में क्या है, 2 है तो यहाँ 2 आया, और 3 की उच्चतम घात 1 है तो 1 आया, और 5 की उच्चतम घात 1 ही है तो 1 आया। ठीक है, तो अब अपन इसको आपको समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। अब अपन लैंग्वेज में अपन इसको
लिख देंगे HCF और LCM को, HCF और LCM को लैंग्वेज में। HCF क्या है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम क्या है? संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। क्या होगा? HCF क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू कि जो कॉमन गुणनखंड होगा संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की, जो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है? 2 है। 2 की सबसे छोटी घात 2 है, तो सबसे छोटी घात का गुणनफल। अगर यहाँ पे 3 भी कॉमन होता ना, जैसे अगर यहाँ पे 3 भी कॉमन होगा किसी एग्जाम्पल में, तो इसमें 2 की छोटी घात है 2 और 3 की छोटी घात है 3, तो ये दोनों चीजें आएंगी इसमें और इनका गुणनफल आएगा। ठीक है, तो क्या है इसके कहने का मतलब कि सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या है? सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होगा। और संख्याओं में ये सब ध्यान रखना, HCF में उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। और LCM में क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो HCF और LCM आपको समझ आ गया सबको? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन करेंगे HCF और LCM में संबंध। HCF और LCM में क्या संबंध होता है? ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल ले लेते हैं। A = 6, B = 20। 6 का क्या था अभाज्य गुणनखंड? 2 × 3। 20 का क्या था? 2 × 2 × 5। ठीक है, तो HCF 6 और 20 का 2, LCM 6 और 20 का क्या था? 2, 2, 3, 5। ठीक है, HCF ये था, LCM ये था। अब अगर अपन HCF और LCM को गुणा करें तो HCF × LCM, तो 2 ये आ गया, ये लिख लेते हैं 2, 2, 3, 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120। तो क्या आया अपने पास? 120। तो 120 क्या है? अगर A को अपन B से गुणा करें तो क्या 120 प्राप्त हो जाता है? A को B से गुणा करेंगे तो 120 ही अपन को मिलेगा। तो 120 को अपन A × B लिख सकते हैं। और ये किसका एलसीएम है? HCF of 620, LCM of 620। तो ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। किसके बराबर आया? AB के, A × B के। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF of AB × LCM
ए बी इज इक्वल ए इंटू बी, यानी कि ये HCF और LCM में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल A इंटू B, ये क्या हुआ, HCF और LCM में रिलेशन हो गया। कैसे है रिलेशन, समझ आ गया आपको। HCF है 6 और 20 का 2, LCM है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। HCF और LCM को गुणा किया तो 120 आया। 120 को अपन A इंटू B भी लिख सकते हैं, यहाँ अगर A और B को अपन गुणा करें तो ये भी 120 ही प्राप्त होता है, तो इसको A इंटू B लिख दिया। तो क्या हुआ, HCF of AB and into LCM of AB is equal A into B, ये रिलेशन अपन को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस रिलेशन से ये हुआ फर्स्ट रिलेशन। इस रिलेशन से अपन आगे वाले रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अगर अपन को क्वेश्चन में बोल दे कि आपको तो सिर्फ LCM दे दिया, AB दे दिया, HCF निकालो, तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF of AB is equal A into B, क्योंकि ये गुणा में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, LCM और AB। नेक्स्ट होगा LCM निकालना है, HCF दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो LCM क्या होगा, A इंटू B HCF ऑफ AB। ठीक है, और अपने को HCF भी दिया है, LCM भी दिया हुआ है, A निकालना है, B दिया हुआ है, तो A क्या होगा, A इज इक्वल होगा HCF AB इंटू LCM ऑफ AB अपॉन B, क्योंकि B गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। और नेक्स्ट है, अगर अपन को A दिया हुआ है, HCF दिया है, LCM दिया है, A दिया है, B निकालना है, तो B इज इक्वल HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB अपॉन A, यानी कि अपन इस एक रिलेशन से इतने सारे 5 रिलेशन अपन बना, 4 रिलेशन और बना सकते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 5 रिलेशन। ठीक है, तो इन रिलेशन के माध्यम से आप HCF, LCM, A, B चारों संख्या आप ज्ञात कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक होता है कंप्लीट। तो आज अपन ने वास्तविक संख्याओं का बेसिक पढ़ लिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।